लूसेंट प्राचीन इतिहास। गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो है वो 240 से लेकर के 280 ईस्वी तक शासन किया। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच था। घटोत्कच जो है वो 280 से ईस्वी से लेकर के 320 ईस्वी तक शासन किया। घटोत्कच शासन किया 280 से लेकर के 320 ईस्वी तक। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत जो कि 319 या 320 ईस्वी में शुरू हुआ, इसकी शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ समुद्रगुप्त हुआ, जो कि 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। समुद्रगुप्त के विजयों के कारण इससे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेघकर्ता, विक्रमंक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को अश्वमेघकर्ता का उपाधि धारण किया समुद्रगुप्त, विक्रमंक का भी उपाधि धारण किया समुद्रगुप्त, परम भागवत का उपाधि धारण किया, और समुद्रगुप्त को ही कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त जो है वो विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसके वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। नोट: परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। फाहियान जो है वो भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। साब चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि कौन था? साब। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जयिनी जो है वो विद्या के प्रमुख केंद्र थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों के एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा जाता है। महाकवि कालिदास संभवतः इनमें अग्रणी थे। कालिदास के अतिरिक्त इनमें धन्वंतरी, छपनक फलित ज्योतिष के विद्वान थे। छपनक जो है वो फलित ज्योतिष के विद्वान थे। अमर सिंह जो कि कोशाकार थे। शंकु जो कि वास्तुकार थे। वेताल भट्ट, घटक कर्प, वराह मिहिर एवं वरुचि जैसे विद्वान थे। तो नवरत्न में कौन कौन थे? कालिदास थे, धन्वंतरी थे, छपनक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकर, वरुचि, वराह मिहिर इत्यादि। छपनक जो थे वो फलित ज्योतिष के विद्वान थे। अमर सिंह जो थे वो कोशकार थे। शंकु वास्तुकार थे, और वराह मिहिर जो है वो खगोल विज्ञानी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक सचिव वीरसेन शैव मतावलंबी था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। वीरसेन व्याकरण, न्याय, मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित था और एक कवि भी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी बना कौन? कुमार गुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त। कुमार गुप्त प्रथम जो है वो 415 ईस्वी से लेकर के 454 ईस्वी तक शासन किया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की। कुमार गुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ स्कंदगुप्त,
स्कंदगुप्त जो है वो 455 ईस्वी से लेकर के 467 ईस्वी तक शासन किया। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हूनों का आक्रमण शुरू हो गया और अंतिम गुप्त शासक कौन था? विष्णुगुप्त। हूनों का आक्रमण शुरू हुआ था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। अंतिम गुप्त शासक था विष्णुगुप्त। तो गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई थी देश, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी, जिसके शासक को उपरी कहा जाता था। तो देश के शासक को गोपना कहा जाता था और गुप्त काल में भुक्ति के शासक को उपरीक कहा जाता था। भुक्ति के नीचे विषय होता था। विषय नामक प्रशासनिक इकाई होते थे, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग का जो मुख्य अधिकारी होता था उसको दंड पाशिक कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य जो है वो महतर कहलाते थे गुप्त काल में। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था। गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। गुप्त काल में भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से लेकर के 1/6 भाग हुआ करता था। तो भू राजस्व उत्पादन का 1/4 से लेकर के 1/6 भाग हुआ करता था गुप्त काल में। गुप्त काल में बलात् श्रम यानी विष्टि राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी गुप्त काल में। तो पहला क्षेत्र जो कृषि करने योग्य भूमि था उसको क्षेत्र कहा जाता था। दूसरा था वास करने योग्य जो गुप्त काल में भूमि था उसको वास्तु कहा जाता था। तीसरा तरह का भूमि था चारागाह भूमि। चारागाह भूमि पशुओं के चारा योग्य भूमि था। सील ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं थी उसको सील बोला जाता था। अपरहत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसको अपरहत भूमि बोला जाता था गुप्त काल में। सिंचाई के लिए रहट या हंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। गुप्त काल में सिंचाई के लिए रहट या हंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल में उज्जैन जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्तकालीन कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं। गुप्तकालीन कुछ प्रसिद्ध मंदिर जैसे विष्णु मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर में तिगवा में है। विष्णु मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश जबलपुर में है। शिव मंदिर जो है वो भूमरा मध्य प्रदेश नागौदा में है। पार्वती मंदिर नयना कुठार में है मध्य प्रदेश। नयना कुठार में पार्वती मंदिर है। दशावतार मंदिर जो है वो देवगढ़ में है। उत्तर प्रदेश ललितपुर के देवगढ़ में है दशावतार मंदिर। शिव मंदिर है मध्य प्रदेश नागौदा खोह में है शिव मंदिर जो कि गुप्त काल में बनवाया गया था। भीतरगांव मंदिर या फिर लक्ष्मण मंदिर। भीतरगांव मंदिर या लक्ष्मण मंदिर जो है वो भीतरगांव कानपुर में है जो कि उत्तर प्रदेश में है। यह ईंटों द्वारा निर्मित किया गया है। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? याज्ञवल्क्य की स्मृति में। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन जो है वो ओशनम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में सवर जाति के लोग अपने देवता को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। विंध्य जंगल में सवर जाति निवास करती थी, उसके लोग देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता है। गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या बोला जाता था? गणिका। वृद्ध वैश्या जो थो उनको कुटनी कहा जाता था।
गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ ही गुप्त वंशों का राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ का दशावतार मंदिर है जो कि बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिसमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र जो कि गुफा संख्या 16 में बनाया गया है वो प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, बुद्ध के जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। अजंता की जो भी गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ जिलाधार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई है। बाघ की गुफा मध्य प्रदेश में है और वह विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई है। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र जो कि संस्कृत में है, पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका स्थान दूसरा है। पंचतंत्र 5 भागों में बांटा गया है। पंचतंत्र को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है मित्र भेद, दूसरा मित्र लाभ, तीसरा संधि विग्रह, चौथा लब्ध प्रनस, 5वां अपरिच्छाकारित्व। तो 5 भाग कौन कौन है पंचतंत्र के? तो मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रनस, अपरिच्छाकारित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे हैं। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। वराह मिहिर ने बृहत संहिता, पंच सिद्धांत, बृहज्जातक और लघु जातक की रचना की है। वराह मिहिर ने रचना की बृहत संहिता की रचना वराह मिहिर ने किया है। पंच सिद्धांत बृहज्जातक की रचना वराह मिहिर ने ही की है। लघु जातक की भी रचना वराह मिहिर ने की है। बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या है। बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृति इतिहास और भौतिक भूगोल के विषयों पर चर्चा किया गया है। बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषयों पर चर्चा की गई है। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। ब्रह्मगुप्त जो है वो गुप्त युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। ब्रह्मगुप्त ने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली थी कि प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है। प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह बात बोला था किसने? ब्रह्मगुप्त ने। गुप्त काल में पल कानों ने पशु चिकित्सा पर हस्त आयुर्वेद लिखा था। गुप्त काल में पल कानों ने पशु चिकित्सा पर। नवीनतकम की रचना गुप्त काल में की गई थी। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियां दी गई है। नवीनतकम की रचना गुप्त काल में की गई है। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियां दी गई है। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई है। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं का शासकीय भाषा था। गुप्त राजाएं जो थे उनकी शासकीय भाषा क्या थी? संस्कृत। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपया का कहा जाता था।
याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई है। याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति और बृहस्पति स्मृतियों की रचना जो है वो गुप्त काल में ही की गई है। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ है। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ है। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। गुप्त काल जो है वो लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम, शूद्रक का नाटक है मृच्छकटिकम या माटी का खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वैश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम यानी राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम की कथा प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ। ऐसी दूसरी रचना है भगवत गीता। भगवत गीता का भी अनुवाद यूरोपीय भाषा में की गई थी। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। नोट: नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगरों की क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। गुप्त काल के बाद अब पढ़ेंगे वाकटक राजवंश। वाकटक राजवंश। वाकटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की। विंध्य शक्ति व्यक्ति ने वाकटक राजवंश की स्थापना की। इसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार यानी विदर्भ के स्थानीय शासक थे। विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम शासक हुआ। प्रवरसेन जो है वो 275 से लेकर के 335 ईस्वी तक शासन किया। वाकटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। पुराणों से पता चलता है कि प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किया। प्रवरसेन के बाद वाकटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभक्त हो गया, प्रधान शाखा तथा बासीय शाखा। बासीय शाखा को वरसगुल्म शाखा भी बोला जाता था। दोनों शाखाएं समानांतर रूप से शासन किया। तो पहले पढ़ते हैं प्रधान शाखा के बारे में। प्रधान शाखा के राजा कौन कौन हुए? रुद्रसेन प्रथम, प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल, प्रवरसेन द्वितीय, नरेंद्रसेन, पृथ्वीसेन द्वितीय। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। प्रभावती गुप्ता का विवाह हुआ रुद्रसेन द्वितीय से। वाकटकों का राज्य गुप्त एवं शक राज्यों के बीच में था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को स्थापित किया था। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। चूँकि उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन एवं दामोदर सेन अवयस्क थे, अतः प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला। यह काल वाकटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल रहा। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन जो है वो प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। पृथ्वीसेन द्वितीय वाकटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। प्रधान शाखा का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीसेन द्वितीय। उसके बाद उसका राज्य बसीम शाखा के हरिसेन ने अपने हाथों में ले लिया। बसीम शाखा की बात करें तो बसीम शाखा के वाकटक वंश की इस शाखा की स्थापना 330 ईस्वी में सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने की थी। सर्वसेन ने बासीम शाखा की स्थापना की 330 ईस्वी में। सर्वसेन ने वत्सगुल्लम नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वत्सगुल्लम महाराष्ट्र के अंकोला जिले में आधुनिक बासीम में स्थित था।
बासीम शाखा के प्रमुख राजा हुए सर्वसेन, विंध्यशक्ति द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय, हरिसेन। हरिसेन बासीम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक है। वाकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने वाकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की थी तथा सर्वसेन ने हरि विजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ लिखा। संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेशों के दरबार में हुआ। वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास जो है वो वाकाटक नरेश के दरबार में हुआ। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राजसभा में निवास किया। वहां उन्होंने उसके सेतुबंध का संशोधन किया तथा वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। वे शिव व विष्णु के उपासक थे। वाकाटक नरेश पृथ्वी सेन द्वितीय के सामंत व्याघ्रदेव ने नचना के मंदिर का निर्माण करवाया था। व्याघ्रदेव अजंता का 16वां तथा 17वां गुहा बिहार और 19वां गुहा चैत्य का निर्माण वाकाटकों के शासनकाल में हुआ था। अब आता है पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की बात करें तो गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उनमें था मैत्रक राजवंश, मौखरी राजवंश, पुष्यभूति राजवंश, प्रवर्ती गुप्त और गौड़। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन था? पुष्यभूति। और इसकी राजधानी थानेश्वर थी। पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश का राजधानी थी थानेश्वर। हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेसर स्थान। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। प्रभाकर वर्धन जो है वो पुष्यभूति वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने परम भट्टारक और महाराजाधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। प्रभाकर वर्धन परम भट्टारक और महाराजाधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती थी। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राज्यश्री उत्पन्न हुई। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राज्यश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। नोट: शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। शशांक ने ही बोधि वृक्ष जो कि बोधगया में था उसको कटवा दिया था। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन जो है वो थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन को शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। हर्षवर्धन ने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की। हर्षवर्धन ने हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बना लिया। हर्षवर्धन ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया और राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज बना दिया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजित हो गया। हर्षवर्धन को किसने हराया? पुलकेशिन द्वितीय ने। चीनी यात्री
चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। नोट, ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्यमुनि कहा जाता है। यात्रियों में राजकुमार बोला जाता है ह्वेनसांग को ही नीति का पंडित या वर्तमान शाक्यमुनि भी कहा जाता है। ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ईस्वी में हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत हर्ष के दरबार में आए। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्वेनसांग जो है वो स्वयं 6ठे समारोह में शामिल हुआ था। महामोक्ष परिषद हर एक 5 साल पर होता था। बाणभट्ट जो है वो हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की। बाणभट्ट के गुरु थे भरचू। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, और बाणभट्ट ने हर्षचरित्र एवं कादंबरी की रचना की थी और बाणभट्ट के गुरु थे भरचू। प्रियदर्शिका रत्नावली एवं नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक ही। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासमंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय, उपरिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। हर्षवर्धन के काल में भुक्ति का शासक जो था वो राजस्थानीय या फिर उपरिक या राष्ट्रीय कहलाता था। फिर भुक्ति का विभाजन जो है वो जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा थी विषय, यानी भुक्ति को विषय में बांटा हुआ था और जिसका प्रधान जो है विषयपति कहलाता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक यानी आधुनिक तहसील होते थे। विषय के नीचे होता था पाठक। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम जो है वो शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान को ग्रामाक्ष पटलिक कहा जाता था। ग्रामाक्ष पटलिक कहा जाता था ग्राम के शासक को। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था। दंड पाशिक तथा दंडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे, एकदम गुप्त काल की तरह। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर कहा जाता था। बृहदेश्वर होते थे अश्व सेना के अधिकारी। और पैदल सेना के अधिकारी को बलाधिकृत कहा जाता था या फिर बलाधिकृत या फिर महाबलाधिकृत जो है वो पैदल सेना के अधिकारी को। और बृहदेश्वर जो है वो घोड़ा सेना के अधिकारी को बोला जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र यानी जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्षवर्धन के समय मथुरा जो है वो सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। नोट, हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश।
दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश की बात करें तो पल्लव वंश, चोल वंश। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश है पल्लव वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश, फिर है चालुक्य वंश, कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, बेंगी के चालुक्य, ये सब। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु जो कि 575 से लेकर के 600 ईस्वी तक था। पल्लव वंश की राजधानी कांची थी। कांची जो है वो तमिलनाडु में कांचीपुरम थी। पल्लव वंश वैष्णव धर्म का अनुयायी था, यानी सिंह विष्णु जो है वो वैष्णव धर्म का अनुयायी था। किरातार्जुनियम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। सिंह विष्णु के दरबारी कौन थे? भारवी। पल्लव वंश के प्रमुख राजा हुए महेंद्र वर्मन प्रथम, फिर नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय। मतविलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव बन गया। महेंद्र वर्मन जो है वो तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव बन गया था। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है, उसका निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। महाबलीपुरम का जो एकाश्म मंदिर है उसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिर में सबसे छोटा जो है वो सबसे छोटा रथ मंदिर द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। वातापी कोंड व महामल्ल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड एवं व महामल्ल की उपाधि धारण की। इसके शासन काल में चीनी यात्री वेन सांग कांची आया था। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासन काल में वेन सांग जो है वो कांची आया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव मतानुयायी था। परमेश्वर वर्मन जो है वो प्रथम शैव मतानुयायी था। उसने लोकादित्य, एक मल्ल, रनंजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुण भाजन आदि की उपाधि ग्रहण की थी। तो परमेश्वर वर्मन को क्या क्या उपाधि मिला? लोकादित्य, एक मल्ल, रनंजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुण भाजन आदि की उपाधियां उसको मिला। परमेश्वर वर्मन ने मामलापुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया। परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी था और उसे विद्या विनीत की उपाधि भी मिली थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक था नरसिंह वर्मन द्वितीय। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक था नरसिंह वर्मन द्वितीय। उसने राजा सिंह यानी राजाओं में सिंह या आगम प्रिय यानी शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त यानी शिव का उपासक की उपाधि धारण की। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने क्या क्या उपाधि धारण की? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने राजा सिंह की उपाधि धारण की, आगम प्रिय की उपाधि धारण की और शंकर भक्त की उपाधि धारण की। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है। और इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। महाबलीपुरम में जो सौर मंदिर है उसका निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया। कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हैं।
दस कुमार चरित, दस कुमार चरित के लेखक दंडी, दंडी जो है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। दंडी रहते थे नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में, और दंडी ने लिखा है दस कुमार चरित्र। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। कांची में जो मुक्तेश्वर मंदिर है और वैकुंठ पेरुमाल मंदिर जो है उसका भी निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई अलवार नंदीवर्मन द्वितीय के समकालीन थे। तो ये था पल्लव वंश। अब पढ़ते हैं चोल वंश। चोल वंश की बात करें तो 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशों पर स्थापित हुआ। पल्लव जब ढह गया तब उसके अवशेषों पर चोल वंश जो है वो स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक थे विजयालय। चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। विजयालय ने 850 से लेकर के 887 ईस्वी तक शासन किया, जिसकी राजधानी तांजाय यानी तंजौर या फिर तंजावुर था। चोल वंश के संस्थापक विजयालय और राजधानी कहाँ थी? तंजावुर। तंजावुर का वास्तुकार थे कुंजर मल्लन। कुंजर मल्लन राज पेरुथच्चन। कुंजर मल्लन राज पेरुथच्चन था। विजयालय ने नर केसरी की उपाधि धारण की और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। किसने? विजयालय ने। विजयालय ने नर केसरी की उपाधि धारण की और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। आदित्य प्रथम ने चोलों का स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। पल्लव पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की उपाधि धारण की। कोदंड राम की उपाधि धारण की आदित्य प्रथम ने पल्लवों पर विजय पाने के पश्चात। तकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को पराजित किया। इस युद्ध में परांतक प्रथम का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिम V को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण लेनी पड़ी। राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुम्बड़ी चोल मंडलम बनाया। मुम्बड़ी चोल मंडलम का राजधानी रखा पोलनरुवा। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया। राजराज प्रथम ने तंजौर में। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ राजेंद्र प्रथम के समय। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। चोल काल में भूमि की कुछ प्रकार जो हैं, जैसे वेलन वगई भूमि गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को वेलन वगाई बोल। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव बोला जाता था चोल काल में। सालाभोग किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि को सालाभोग बोलते थे। देवदान या फिर तिरुनम्मट्टडक्कनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को देवदान बोला जाता था। पल्लीचंदम जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि को पल्लीचंदम बोला जाता था।
नोट: गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। गजनी का जो सुल्तान था महमूद जो है वो राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। तो राजेंद्र प्रथम के बाद आता है राजेंद्र द्वितीय। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। प्रकेसरी उपाधि किसने ली? राजेंद्र द्वितीय ने। और राजकेसरी की उपाधि ली वीर राजेंद्र ने। चोल वंश का अंतिम शासक था राजेंद्र तृतीय। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदंब शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदंब शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवाया था। कलोतुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज यानी विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। विष्णु की मूर्ति को समुद्र में किसने फेंकवा दिया था? कलोतुंग द्वितीय ने। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठापित किया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च अधिकारी को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी को पदाधिकारियों को सेरुंदरन कहा जाता था। चोल प्रशासन में जो उच्च अधिकारी होते थे, उच्च अधिकारी को पेरुंदरम कहा जाता था और जो निम्न अधिकारी होते थे उनको सेरुंदरन कहा जाता था। लेखों में कुछ उच्च अधिकारियों को उडन कुट्टम कहा गया है, जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। संपूर्ण चोल साम्राज्य को 6 मंडल यानी प्रांतों में विभक्त किया गया था। 6 मंडल, फिर मंडलम को कोट्टम में विभाजित किया गया था, फिर कोट्टम को नाडु में विभाजित किया गया था, नाडु को कई कुर्मों में विभाजित किया गया था। नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता है। नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। वेलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देख रेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था, जिनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेद वेलन यानी 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अरैयार यानी प्रधान जैसे उपाधियां दी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। ये क्या था समझ में नहीं आया। बेलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देख रेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था किसको? वेलाल जाति के धनी किसानों को, जिनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेद वेलन या अरैयार जैसी उपाधियां दी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। मुवेद वेलन यानी 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले वेलन या किसान। अरैयार मतलब प्रधान। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? स्थानीय स्वशासन। उर्र सर्वसाधारण लोगों की समिति थी, जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा या महासभा यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी,
जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। चोल काल में भूमि कर। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। चोल काल में भूमि कर जो है वो उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतन भोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। गांव में कार्य समिति की मध्यस्थता के लिए जो वेतन भोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता किनको मिलती थी? सभा की सदस्यता, पहला, सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। दूसरा, उनके पास अपना घर होना चाहिए। तीसरा, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। चौथा, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। पाँचवां, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। छठा, यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। सातवां, जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहलाती थी। ब्राह्मणों को दी गई यानी चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम बोला जाता था और जो भूमि दान दे दी गई है उसको ब्रह्मदेय कहते थे। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाती सेना। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाती सेना। चोल काल में कलंजू सोने के सिक्के थे। चोल काल में सोने के सिक्कों को क्या बोला जाता था? कलंजू। तमिल कवियों में जयन गोंधर प्रसिद्ध कवि था जो कुलोतुंग प्रथम का राजकवि था। उसकी रचना कलिंग तुर्पणी थी। कंबन, ओट्टकुट्टन और पुगलेंदी को तमिल साहित्य का और पंप, पून एवं रन्न को कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। तमिल साहित्य का त्रिरत्न कौन कौन है? तमिल साहित्य का त्रिरत्न है कंबन, ओट्टकुट्टन, पुगलेंदी। कंबन, ओट्टकुट्टन, पुगलेंदी जो है वो तमिल साहित्य का त्रिरत्न है। और कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कौन कौन है? कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न है पंप, पोन, रन जो है वो कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न है। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाएं हैं। चोल का जो कांस्य प्रतिमाएं था वो संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाएं में गिनी जाती है। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। शैव संत ईशान शिव जो है वो पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था कावेरीपट्टनम। चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था कावेरीपट्टनम। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था उसको तन्नियर कहलाता था। बहुत बड़ा गांव को चोल काल में तन्नियर कहा जाता था। उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। उत्तर मेरूर शिलालेख जो है वो परांतक प्रथम के शासन से संबंधित है।
चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार चोलों की राजधानी जो है वो तो उरैयूर रहा, फिर तंजौर रहा, उसके बाद गंगैकोंड रहा, उसके बाद चोलपुरम रहा, उसके बाद कांची रहा। चोलों की राजधानी उरैयूर, तंजौर, गंगैकोंड, चोलपुरम और कांची रहा। चोल काल में सड़कों की देखभाल जो है वो बगान समिति करती थी। चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे: वलंजियार, नानादैसी एवं मणिग्रामम। व्यापारी समूह कौन कौन थे चोल काल में? वलंजियार, नानादैसी एवं मणिग्रामम। विष्णु के उपासक को अलवार एवं शिव के उपासक को नयनार संत कहते हैं। विष्णु के उपासक जो है वो अलवार कहलाते थे और शिव के जो उपासक हैं वो नयनार कहलाते थे। अब बात करेंगे राष्ट्रकूट के बारे में। राष्ट्रकूट राजवंश। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। दंती दुर्ग 752 ईस्वी में शासक बना, स्थापना किया। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। राष्ट्रकूट जो है वो शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इसकी राजधानी मनकीर या मान्यखेत, मनकीर या मान्यखेत जो कि सोलापुर के निकट थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रथम प्रमुख शासक कौन कौन रहे? राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक रहे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय एवं कृष्ण तृतीय। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है वो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव जो है वो राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्स राज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। फिर से, ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्स राज को एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव को धारा वर्ष भी कहा जाता है। ध्रुव को धारा वर्ष भी कहा जाता है। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुध व उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुध व उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। पल्लव, पांड्य, केरल व गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट कर दिया। पल्लव, पांड्य और केरल के गंग वंश के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। अमोघवर्ष। अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। अमोघवर्ष जो है वो जैन धर्म का अनुयायी था। अमोघवर्ष ने कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना की। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सतायना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। तो अमोघ वर्ष के दरबार में जिनसेन रहते थे, महावीराचार्य भी रहते थे और सतायना भी रहते थे। अमोघवर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल-मसूदी भारत आया। अल-मसूदी जो है वो भारत आया इंद्र तृतीय के शासनकाल में। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा।
राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक हुआ कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन्न रहते थे। पोन्न कन्नड़ भाषा के कवि थे जो कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। कल्याणी के चालुक्य तैलब द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। राष्ट्रकूट राज्य पर तैलब द्वितीय ने अधिकार कर लिया, कर्क को हराकर कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। एलोरा एवं एलिफेंटा जो कि महाराष्ट्र में है, एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय ही हुआ। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं, जिसमें गुफा 1 से लेकर के 12 तक बौद्धों के लिए है, गुफा 13 से 29 तक हिंदुओं एवं गुफा 30 से 34 तक जैन धर्मों की गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा जो कि गुफा संख्या 10 है। इसमें एक चैत्य है, वहाँ पर 2 मंजिला और 3 मंजिला गुफाएं भी है, जिन्हें 2 थल या 3 थल नाम दिया गया है। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। नोट: एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव और शाक्त संप्रदाय के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने का तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। कल्याणी के चालुक्य वंश चालुक्य वंश की स्थापना तैलब द्वितीय ने की थी। राजधानी कहाँ है? मान्यखेट। कल्याणी के जो चालुक्य थे उनकी राजधानी थी मान्यखेट। कल्याणी के चालुक्य वंश के प्रमुख शासक हुए तैलब प्रथम, तैलब द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य 6, सोमेश्वर तृतीय एवं तैलब तृतीय। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेट से राजधानी हटाकर कल्याणी यानी कर्नाटक को बनाया। कल्याणी को राजधानी किसने बनाया? सोमेश्वर प्रथम ने। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ विक्रमादित्य 6। विल्हन एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबार में ही रहते थे। मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेता विज्ञानेश्वर ने की थी। विक्रमांक देवचरित की रचना बिल्हल ने की थी। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखा और बिल्हल ने विक्रमांक देवचरित ने की रचना की। इसमें विक्रमादित्य 6 के जीवन पर प्रकाश डाला गया। विक्रमांक देवचरित जो कि बिल्हन के द्वारा लिखा गया था, इसमें विक्रमादित्य 6 के जीवन पर प्रकाश डाला गया। अब बात करते हैं वातापी के चालुक्य वंश के बारे में। जय सिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? जय सिंह ने, जिसकी राजधानी वातापी थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य, विजयादित्य। इनमें सबसे प्रतापी राजा हुआ पुलकेशिन द्वितीय। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहु सुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेंद्र का मेगुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया था और परमेश्वर की उपाधि धारण किया। पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिणापथेश्वर की भी उपाधि धारण की। पल्लव वंशी शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त कर दिया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय जो है वो मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंहवर्मन ने वातापी कोड की उपाधि धारण किया था। नरसिंहवर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को मारकर वातापी कोड की उपाधि धारण की। ऐहोल अभिलेख का संबंध जो है वो पुलकेशिन द्वितीय से। ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से। ऐहोल अभिलेख के लेखक है रवि कीर्ति।
अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की। सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि विनयादित्य ने धारण की थी मालवा की जीतने के बाद। विक्रमादित्य सेकंड के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशी ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने इसे अवनिजनाश्रय की उपाधि प्रदान की। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोकमहादेवी ने पट्टदक्कल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाई। इस वंश का यानी वातापी चालुक्य वंश का अंतिम राजा हुआ कीर्तिवर्मन द्वितीय। वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? कीर्तिवर्मन द्वितीय। और इससे इसके सामंत दंती दुर्ग ने परास्त करके एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। मंदिरों का शहर ऐहोल को कहा जाता है। बेंगी के चालुक्य की बात करें तो बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। बेंगी के चालुक्य के संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी बेंगी थी जो कि आंध्र प्रदेश में है। और बेंगी के चालुक्य के सबसे प्रतापी राजा हुए विजयादित्य तृतीय, जिसका सेनापति पंडरंग था। अब बात करते हैं यादव वंश की। यादव वंश देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी और इसकी राजधानी देवगिरी थी। यादव वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ सिंहन। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक था रामचंद्र, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। होयसल वंश द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। होयसल वंश जो है वो यादव वंश की ही एक शाखा थी। बेलूर में चेना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 में किया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी, जो कि आधुनिक हेलीवीड था। कदम्ब वंश का स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। मयूर शर्मन ने स्थापना किया था। कदम्ब वंश की राजधानी थी बनवासी। गंग वंश की बात करें तो गंग वंश का संस्थापक था वज्रहस्त पंचम। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुबलाल थी, जो बाद में तलकाड हो गई। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक जो है वो माधव प्रथम था। काकतीय वंश की बात करें तो काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था, जिसने नलगोंडा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अमकोंड थी। काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ गणपति जो है वो काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ। रुद्रमा देवी जो है वो गणपति की बेटी थी। जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया,
जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में हस्तांतरित कर ली थी। गणपति ने अपनी राजधानी को वारंगल में हस्तांतरित कर ली थी। इस वंश का यानी काकतीय वंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र था। अब कुछ सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय देख लेते हैं। सबसे पहले पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गोपाल उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? गोपाल ने। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ था। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश के तरफ से सबसे पहले धर्मपाल जो है वो शामिल हुआ था। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोढल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि संबोधित किया था। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। उदंतपुरी जो कि बिहार में है, उदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल शासकों के समय में हुआ था। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में की थी। सेन वंश की राजधानी थी नदिया। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन थे। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक हुआ विजय सेन, जो शैव धर्म का अनुयायी था। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। अद्भुत सागर को पूरा किया था किसने? लक्ष्मण सेन ने। लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवनदूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध रहते थे। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव। पवनदूत के लेखक थे धोई। ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक थे हलायुध। यानी हलायुध, धोई और जयदेव तीनों गीत गोविंद के दरबार में रहते थे, लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। हलायुध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर, शिव की विशाल मंदिर की स्थापना की थी। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी भाषा में उत्कीर्ण करवाया था। सेन राजवंश ने सर्वप्रथम अपना अभिलेख जो है वो हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। लक्ष्मण सेन जो है वो बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। कश्मीर के राजवंश के बारे में पढ़ते हैं। कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश कालक्रम के इस प्रकार है। सबसे पहले कारकोट वंश शासन किया, उसके बाद उत्पल वंश ने शासन किया, फिर लोहार वंश। कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की। कारकोट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने किया। वेनसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की। दुर्लभ वर्धन के शासनकाल में। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ ललितादित्य मुक्तापीड था।
कश्मीर का मार्तंड मंदिर, कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड ने ही करवाया था। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर हुआ उत्पल वंश का शासन। उत्पल वंश का संस्थापक था अवंती वर्मन। अवंती वर्मन ने उत्पल वंश का स्थापना किया था। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। अवंती वर्मन के अभियंता सुई ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्धा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर आया लोहार वंश। लोहार वंश का संस्थापक था संग्राम राज। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुए। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की थी। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि कई भाषाओं का ज्ञाता था। लोहार वंश का एक शासक था हर्ष जो कि विद्वान था, कवि था और कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हन हर्ष का आश्रित कवि था। कल्हन जो है वो हर्ष का आश्रित कवि था। जय सिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था। लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था? जय सिंह, जिसने 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन किया। जय सिंह के शासन के साथ ही कल्हन की राज तरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। कामरूप का वर्मन वंश। कामरूप का वर्मन वंश की बात करें तो 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक था पुष्यवर्मन। पुष्यवर्मन ने कामरूप का वर्मन वंश की स्थापना किया था और इसकी राजधानी थी प्रागज्योतिष नामक स्थान पर। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। अब है राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम जो था वो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा हुआ मिहिर भोज। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई। मिहिर भोज विष्णु भक्त था। मिहिर भोज विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण की थी। मिहिर भोज जो है वो विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण की थी। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। राजशेखर जो है वो प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। प्रतिहार वंश का अंतिम राजा हुआ यशपाल। प्रतिहार वंश का अंतिम राजा हुआ यशपाल। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की थी। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी में की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद गहड़वाल यानी राठौर राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। गहड़वाल यानी राठौर राजवंश। गहड़वाल वंश का संस्थापक था चंद्रदेव। गहड़वाल वंश की राजधानी थी वाराणसी। गहड़वाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा हुआ गोविंद चंद्र का मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसने कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा। कृत्यकल्पतरु किसने लिया? लक्ष्मीधर। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जीन विहार बनवाई। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। गहड़वाल वंश का अंतिम शासक था जयचंद, जिसे गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मार डाला था। चहमान या चौहान वंश की बात करें तो चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव।
चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी थी अहिछत्र। चौहान वंश की पहली राजधानी अहिछत्र थी। बाद में अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। अजय राज द्वितीय ने चौहान वंश की राजधानी अहिछत्र से अजमेर नगर कर दिया। चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ विसल देव हुआ, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे। विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि कौन थे? सोमदेव। सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चौथा द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। पृथ्वीराज तृतीय जो है वो चौहान वंश का अंतिम शासक था। चंदवरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था। पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि कौन था? चंदवरदाई। चंदवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था। रणथंभौर के जैन मंदिरों का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। रणथंभौर के जैन मंदिरों का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गौरी की हार हुई। पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गौरी की हार हो गई तराइन के प्रथम युद्ध में। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में, जिसमें गौरी की विजय हुई, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार गया। परमार वंश का संस्थापक था उपेंद्र राज। परमार वंश की राजधानी थी धारा नगरी। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा हुआ राजा भोज जो है वो परमार वंश की सबसे शक्तिशाली राजा था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। नैषधीय चरित के लेखक श्रीहर्ष एवं प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरु तुंग था। नैषधीय चरित किसने लिखा था? श्रीहर्ष ने। एवं प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन था? मेरु तुंग। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे थे। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व अनेक उपयोग का उल्लेख है। तो राजा भोज ने क्या लिखा था? भोज ने युक्ति कल्पतरु किसके द्वारा लिखा गया है? राजा भोज के द्वारा। नौ सहसांक चरित्र के रचयिता है पद्मगुप्त। 10 कुमार चरित के रचयिता है धनंजय। धनिक, हला, युद्ध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। कौन कौन? पद्मगुप्त, धनंजय, धनिक, हलायुद्ध एवं अमित गति जैसे विद्वान जो है वो वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। कवि राज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज। राजा भोज को कवि राज भी कहा जाता था। राजा भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। सरस्वती मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या व विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। राजा भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने ही की थी। परमार वंश के बाद तोमर वंश का और उसके बाद चहमान वंश का और अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति नसरत खां और उलुग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया था। चंदेल वंश की बात करें तो प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? जेजाक भुक्ति।
चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक। चंदेल वंश की राजधानी थी खजुराहो। प्रारंभ में चंदेल वंश की राजधानी कालिंजर थी। राजा धंग ने राजधानी कालिंजर से खजुराहो स्थानांतरित किया। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा हुआ यशोवर्मन। चंदेल वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ यशोवर्मन। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया। राजा धंग ने जिन्नाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग देव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था। धंग ने गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया था। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी थी। प्रतिहार शासक राज्यपाल का हत्या किसने किया था? चंदेल शासक विद्याधर ने, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना आत्मसमर्पण कर दिया था। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण किया। अल्हा-उदल नामक 2 सेनानायक परमर्दी देव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमर्दी देव ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी। चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? परमर्दी देव ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर लिया, इसीलिए उसका मंत्री अजय देव ने परमर्दी देव की हत्या कर दी। सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। सोलंकी वंश की राजधानी अनहिलवाड़ थी। सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? अनहिलवाड़। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। मूलराज प्रथम जो है वो शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। भीम प्रथम के सामंत बीमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक हुआ जय सिंह सिद्धराज। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जय सिंह सिद्धराज के दरबार में रहता था। माउंट आबू पर्वत जो कि राजस्थान में है, माउंट आबू पर्वत पर एक मंडप बनाकर जय सिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। मोटेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जय सिंह सिद्धराज ने किया था। रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण जय सिंह सिद्धराज ने सिद्धपुर में किया था। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। यह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध था। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय के एक सामंत लवन प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। कलचुरी या चेदी राजवंश की बात करें तो कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल था।
और इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ थी? त्रिपुरी। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गांगेय देव था। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक जो है वो गांगेय देव था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक हुआ कर्णदेव। कर्णदेव ने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। प्रसिद्ध कवि राजशेखर जो है वो कलचुरी के दरबार में रहते थे। सिसोदिया वंश की बात करें तो सिसोदिया वंश के शासन अपने को सूर्यवंशी कहते थे। सिसोदिया वंश के शासक जो है वो अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे, जो मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। खतौली का युद्ध जो है वो 1518 ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच खतौली का युद्ध हुआ था 1518। तो ये था प्राचीन इतिहास के बाद है मध्यकालीन भारत।